नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि दिन भर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज खास खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को अचानक दून मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ अस्पताल के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने वहां भर्ती मरीजों से बातचीत भी की और चिकित्सकों से मरीजों का हालचाल भी जाना। सबसे पहले पुष्कर सिंह धामी इमरजेंसी में पहुंचे, उसके बाद उन्होंने वार्डों में जाकर मरीजों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने मरीजों को वितरित किए जाने वाले खाने की क्वालिटी को भी चख कर देखा है। दून हॉस्पिटल क्योंकि हमारे यहाँ का एक प्रमुख हॉस्पिटल है और यहाँ हमारे यहाँ पर उत्तराखंड के बहुत बड़े रीजन को जहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं देने का काम इस हॉस्पिटल से होता है, वहीं हमारे अन्य राज्यों के जो पेशेंट हैं वो भी बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं। इसलिए आज मैंने अचानक यहाँ पर आके देखने का एक प्रयास किया है कि यहाँ की सारी व्यवस्थाएं ठीक प्रकार से संचालित हो रही हैं कि नहीं हो रही। सभी मैंने यहाँ डेंगू के वार्ड में कुछ मरीजों को देखा है, सर्जरी वाले में देखा है, इसी प्रकार से यहाँ का आईसीयू है, तमाम जगहों को देखा है। कुछ बाकी व्यवस्थाएं यहाँ पर अच्छी चल रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ जो थोड़ी कमियाँ हैं उसके भी मैं अभी निर्देश कर रहा हूँ। मैं इसके बाद अभी यहीं पर रुकने वाला हूँ कुछ देर तक, और हमारा यही है कि लोगों को अच्छी सुविधाएँ मिलें, अच्छे स्वास्थ्य की। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स के मदरसों को लेकर दिए बयान पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की प्रतिक्रिया सामने आई है। सीएम धामी ने भी मदरसों के सर्वे पर मोहर लगा दी है। सीएम धामी का कहना है कि मदरसों को लेकर समय समय पर तमाम तरीके की बातें सामने आती रहती हैं। ऐसे में जांच होना जरूरी है ताकि सच सामने आ सके। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में भी तेजी से मदरसों की जांच के साथ साथ अवैध मदरसों को ध्वस्त किया जा रहा है। इसी तर्ज पर अब उत्तराखंड में मदरसों के सर्वे कराए जाएंगे। बता दें कि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के नए अध्यक्ष बनने के बाद शादाब शम्स ने वक्फ बोर्ड से जुड़ी ऐसी संपत्तियों का सर्वे कराने की बात कही है जिन पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है। साथ ही शादाब शम्स ने सरकार से सहायता प्राप्त मदरसों का सर्वे होने की भी बात कही है। शादाब शम्स के इस बयान की तारीफ भी की जा रही है, लेकिन एक बयान ऐसा भी है जिसको लेकर उत्तराखंड में मुस्लिम समुदाय उनके विरोध में खड़ा हो गया है। बहुत सारी जगह पर मदरसों को लेकर तमाम तरह की बातें आ रही हैं, इसलिए उसका एक बार सर्वे होना बहुत नितांत जरूरी है, जिससे कि सारी वस्तु स्थिति जो है स्पष्ट हो पाए। उत्तराखंड में भी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर मदरसों की जांच शुरू होने जा रही है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इसे सही ठहराते हुए जांच को आगे बढ़ाने की बात कही है। न्यूज़ 1 इंडिया के विशेष संवाददाता ने राजपुर रोड स्थित मदरसे पर जाकर स्थिति का जायजा लिया और मदरसे के संचालकों से बातचीत भी की है। संचालकों का कहना है कि व्यवस्था करने के लिए ऐसा हो रहा है, हम इसका स्वागत करते हैं, बशर्ते इसके कोई और मायने निकले ना। तो वहीं आपको बताते चले, मदरसे में पूर्व में शिक्षकों का वेतन भी सरकार से आता था, जो कि बहुत दिनों से बंद है। मदरसे के कैसे हालात हैं का जायजा लिया है हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन ने। देखिए। मेरे अपने ख्याल से तो ठीक है, ये बेहतर है। पता भी लगना चाहिए ना कि इनमें क्या हो रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, कैसे पढ़ाया जा रहा है। वो बच्चे जो यहाँ पढ़ते हैं उनकी कैसी कंडीशन है, किस हालत में वो आते हैं, और ये इधर उधर से चंदा कटा करके उनको कैसे खिलाते हैं। अब लोगों की तो नज़रों में मदरसों को ऐसा बदनाम कर दिया गया कि यहाँ उग्रवादी आए हैं, फलाने आ रहे हैं, ढिमके आ रहे हैं, ये पढ़ाया जा रहा है। मगर देखो ना उन बच्चों की हालत अंदर जाके। मैं नमाज़ पढ़ने आता हूँ यहाँ, मैं ONGC से रिटायर हूँ, एज ए स्पोर्ट्स इंटरनेशनल वॉलीबॉल खेला हूँ। हम तो खिलाड़ी हैं, हम तो आज़ाद ख्याल के लोग हैं। हमने यहाँ आके देखा तो उन बच्चों की हालत जो देखिए, अगर जांच सिर्फ मदरसों में तरक्की के नाम पे है या उसमें जो दिक्कत है उसको दूर करने के नाम से है, तो ये हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन अगर किसी साजिश के तहत है, सिर्फ मदरसों को बदनाम करने के खातिर है, तो ये फिर सर्वे यानी ये गलत है। अगर तरक्की के नाम पे है, उसके नाम पे है, तो ये सही है, हम इसका स्वागत करते हैं। जहाँ बच्चे अपनी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ये मुख्य सचिव आवास के ठीक सामने मदरसा है। जानकारी ये भी है कि 2014 के बाद से यहाँ किसी शिक्षक की तनख्वाह भी नहीं मिल रही है। निजी प्रयासों से मदरसों में बच्चे पढ़ रहे हैं। सरकार की कोशिश अच्छी है और प्रयास भी बेहतर है ताकि मदरसों की एक असल रिपोर्ट सरकार को मिल सके और बच्चों की और जरूरतमंदों की मदद हो सके। साथ ही यदि कहीं कोई शिकायत है तो उसकी भी जांच हो सके। दरअसल सरकार एक पारदर्शी व्यवस्था चाहती है मदरसों को लेकर भी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने आज जिस प्रकार से कहा है कि समय समय पर जो शिकायतें आती हैं वो दूर होनी चाहिए।
उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में जांच शुरू हो चुकी है। देखना होगा उत्तराखंड में कुल कितने मदरसों की जांच में आखिर क्या तथ्य सामने आते हैं और कब तक ये रिपोर्ट कंप्लीट होती है। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। उत्तर प्रदेश की तरह अब उत्तराखंड के मदरसों का सर्वे होगा। उत्तराखंड में इन दिनों मदरसे और वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर सख्ती बरतने की बात सामने आ रही है। जिन मदरसों को सरकारी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, उनकी क्या स्थिति है और इन मदरसों में सरकारी पैसों का किस तरीके से सदुपयोग किया जा रहा है, इसका पूरा ब्यौरा एकत्र किया जाए। बता दें कि उत्तराखंड में 419 मदरसे हैं जिनको मदरसा बोर्ड की ओर से मान्यता दी गई है, जिनमें से हाल ही में 4 मदरसों के मानक नहीं पूरे होने के कारण उनकी मान्यता समाप्त की गई है। जी के जो स्टेटमेंट है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। उनकी जांच भी होनी चाहिए और वो भी करनी चाहिए। मैं भी अपने स्तर से लगातार जांच कर रहा हूँ। इसमें जो है अभी मैंने जो जांच की है, अभी मुझे फ़िलहाल कम समय हुआ है यहाँ मदरसे में जो है उप रजिस्ट्रार का चार्ज हुआ, तो मैं अपने स्तर से भी कर रहा हूँ, जिसमें मैंने जो है अभी एक मदरसा जो है निलंबित चल रहा है और 4 मदरसों की जो है मान्यताएं निरस्त कर दी गई। पिरान कलियर को उत्तराखंड का 6वां धाम माना जाता है, लेकिन इस धाम में कई अनैतिक काम हो रहे हैं, ऐसा कहना है उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का। शादाब शम्स ने कहा है कि पिरान कलियर में लोगों की बहुत बड़ी आस्था है, लेकिन इस आस्था पर कुछ लोग बट्टा लगाने का काम कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने आगे कहा कि पिरान कलियर में मानव तस्करी के साथ साथ देह व्यापार की भी कई घटनाएं सामने आ रही हैं। साथ ही मानव तस्करी के साथ ड्रग्स की तस्करी भी चरम पर है। उन्होंने कहा कि इस गंदगी को हटाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास करे। देखिए, पिरान कलियर एक इंटरनेशनल ज़ायरीनों का एक केंद्र है। वहाँ बाबा के पास लोग मांगने आते हैं, बिना धर्मवाद बिना जातिवाद देखे लोग वहाँ आते हैं। जो बेसंतान हैं, जिनके औलाद नहीं है, वो बाबा के दरबार में आते हैं। जब डॉक्टर्स की साइंस से मायूस हो जाते हैं तो अपनी झोली फैला के उन दरगाहों पे आते हैं और वहाँ से हम लोगों ने देखा है करिश्मे होते हुए कि लोगों को निसंतानों को संतानें प्राप्त होती हैं, बे औलादों को औलादें मिलती हैं। लेकिन बदकिस्मती देखिए उस दरगाह की कि जहाँ से लोग मांगने आते हैं, आज वो गंदगी का अड्डा बन गया है। आज वहाँ मेरी कई पुलिस अधिकारियों से, LIU के साथियों से बात हुई तो कह रहे हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सबसे बड़ा केंद्र आज की डेट में वो बना है। आज की डेट में पिरान कलियर ड्रग्स का बड़ा केंद्र बन चुका है। पिरान कलियर आज की डेट में वेश्यावृत्ति का अड्डा बन चुका है। पिरान कलियर के अंदर ड्रग्स के साथ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के साथ कई सारे जो ऐसे मामले सामने आए हैं जिसको नाकाबिले बर्दाश्त है और हमने बिल्कुल मन बनाया है। मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान के तहत इनकी सबकी सफाई करेंगे। एक भी गलत आदमी को हम पिरान कलियर में रुकने नहीं देंगे। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स पिरान कलियर में मानव तस्करी के साथ साथ देह व्यापार होने का बात कहकर सनसनी मचा दी है उन्होंने। वहीं शादाब शम्स अब विपक्ष के निशाने पर भी आ गए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि इन 6 साल से उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है। यदि इस तरह के अवैध कार्य पिरान कलियर में हो रहे थे तो अब तक सरकार की ओर से कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। अगर वहाँ ड्रग्स फल फूल रहे हैं, वहाँ देह व्यवहार हो रहा है, तो 6 साल से कार्रवाई क्यों नहीं की गई। वहीं से 20 मिनट की दूरी पे SSP का कार्यालय है, वहाँ पुलिस की एक्स्ट्रा फोर्स रहती है, क्योंकि देश विदेश के सैलानी वहाँ आते हैं। तो आखिर एक्स्ट्रा फोर्स के रहते हुए, पुलिस प्रोटेक्शन के होते हुए, सरकार होते हुए ये सब कैसे फल फूल रहा था। ये आज शादाब शम्स के अध्यक्ष बनने के बाद ये चीज़ें बाहर क्यों आ रही। आज तक इस विषय पर कोई चर्चा क्यों नहीं हुई। जैसे हमारा कुंभ है, उसी तरीके से मुस्लिम समुदाय का ये एक बड़ा तीर्थ है और इसमें बहुत से अनुयायी देश विदेश से आते हैं। बयान ऐसे आने चाहिए जिससे देश की छवि खराब नहीं हो। आप कार्रवाई कीजिए, दोषियों को पकड़िए, दोषियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कीजिए, उनको सजा दीजिए, लेकिन बयान ऐसे ना दें जिससे देश की छवि देश विदेश में खराब हो। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। और जांच की जहाँ तक बात है, चाहे वो किसी धर्म से जुड़े हुए ऐसे संस्थान हैं, सभी में अगर कहीं भी कोई गलती हो रही है, कहीं चरस का पीने का काम चल रहा है, कोई दम फूकता है, कोई चरस पीता है, तो उन सभी जगहों की जांच होनी चाहिए और इन चीज़ों पर रोक लगे।
भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। जहां यूके SSSC की जो परीक्षाएं हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के जरिए होनी है, उनको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ किया है कि 1 सप्ताह के भीतर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग भर्ती कैलेंडर जारी करेगा और दिसंबर में परीक्षाएं होंगी। यूके SSSC ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा का पेपर लीक होने के साथ ही यूके SSSC से जुड़ी अन्य परीक्षाओं में जो धांधली हुई है उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने बीती कैबिनेट बैठक में यूके SSSC की 5 परीक्षाएं रद्द कर दी थी। साथ ही फैसला लिया था कि यूके SSSC की रद्द हुई परीक्षाएं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के जरिए कराई जाएंगी। तो वहीं सरकार ने आज परीक्षाओं की तारीख को लेकर भी फैसला लिया है। ऐसे में जो युवा लंबे समय से परीक्षाएं की तैयारी कर रहे थे उनके लिए अच्छा मौका है। पहले ही इस बात को कहा था कि हम जो है किसी भी कीमत पर जो परीक्षा में भाग लेने वाले हमारे बच्चे हैं उनका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। परीक्षाएं तय समय पर होनी चाहिए। उसको लेकर मंत्रिमंडल ने फैसला किया और हमारे लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जी ने अभी कैलेंडर जारी करने के लिए जो है अपनी सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जल्दी ही कैलेंडर जो है हमारा जारी होने वाला है। 1 सप्ताह में कैलेंडर जारी हो जाएगा उनका लोक सेवा आयोग का और दिसंबर माह में कुछ परीक्षाएं संपन्न भी हो जाएंगी। अक्टूबर में इन सब की विज्ञप्ति निकल जाएगी। जितनी भी हमारी पोस्टें खाली हैं उन सभी पर हमारा पूरी तरह से यह है कि जल्दी से जल्दी वो परीक्षाएं संपन्न हों। सशक्त उत्तराखंड 2025 की थीम पर सरकार के मंत्रियों और अफसरों का मंथन। जहां शिविर रामनगर में होगा। 29 सितंबर से 3 दिवसीय इस शिविर में विभिन्न विभागों के करीब 100 से अधिक अधिकारी शामिल होंगे। इसमें नीति आयोग के CEO समेत अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ भी व्याख्यान देंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंथन शिविर का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य 2025 तक उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार की विकास की प्राथमिकताओं को तय करना है। ये हमारा 25 साल पूरा होगा जब हमारे राज्य का। उस समय तक हम हर क्षेत्र में अपनी एक आदर्श स्थिति में हों, एक अच्छी स्थिति में हों, उसको लेकर एक 3 दिन का हम लोग मंथन करेंगे। 3 दिन तक लगातार हमारे सारे मंत्रीगण हैं, हमारे अधिकारी लोग हैं, शासन के अधिकारी हैं, कुछ लोग उसमें प्रेजेंटेशन भी करने वाले हैं। कैसे हमारे राज्य की आय बढ़ सकती है, कैसे हम और अच्छा अपना परफॉर्मेंस कर सकते हैं, कैसे अच्छी डिलीवरी हो सकती है, क्या कार्यप्रणाली होनी चाहिए। कुछ दूसरे राज्यों के मॉडल हैं, उन राज्यों को भी हम अपने यहाँ कैसे लागू कर सकते हैं, उन सभी विषयों पर एक व्यापक चर्चा। उत्तराखंड के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। इस दौरान गणेश जोशी ने रक्षा मंत्री को उत्तराखंड में प्रादेशिक सेना के 127 और 130 पर्यावरण सेना और पूर्व सैनिकों के ESM के कल्याण के संबंध में विस्तार से जानकारी दी है। मंत्री गणेश जोशी ने बताया है कि अभी तक इन दोनों टास्क फोर्स की कंपनियों ने करीब 1600 हेक्टेयर बजट बंजर क्षेत्र को जंगल में तब्दील कर दिया है। लाखों की संख्या में पेड़ लगाए जा चुके हैं और बंजर हो रहे पहाड़ फिर से हरे भरे हो चुके हैं। उधम सिंह नगर के जिला मुख्यालय रुद्रपुर में NH 87 कलेक्ट्रेट के पास सरिया से लदा एक ट्रॉलर ट्रक से जा टकराया। तो वहीं हादसे में ट्रॉलर ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया और केबिन में फंस गया। हादसे के बाद हाईवे जाम हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों के सहयोग से करीब 45 मिनट की मशक्कत के बाद चालक को बाहर निकाला और अस्पताल भिजवाया, जिसके बाद पुलिस ने जाम खुलवाया है। हाँ, ये एक एक्सीडेंट हुआ है। सरिये से भरा हुआ एक ट्रक है और एक दूसरा ट्रक है, ये आगे ये पीछे से इसको टकराया है और ड्राइवर इसमें फंस गया था। हमारे यातायात पुलिस और जो हमारे चौकी की पुलिस है और जो स्थानीय ड्राइवर हैं, इन्होंने तत्काल इसको रेस्क्यू करके बाहर निकाला है और अभी इसकी हालत ठीक है, कोई ऐसे ज़ाहिरा चोट नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी इसको तत्काल प्राइमरी इसको उपचार हेतु इसको अस्पताल भिजवाया। हाँ, ये उत्तराखंड में पशुओं में तेजी से फैल रही लंपी स्किन डिसीज को लेकर पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। इस बैठक में पशुपालन मंत्री ने उत्तराखंड में फैल रहे लंपी वायरस पर पशुपालन विभाग द्वारा किए जा रहे पशुओं के वैक्सीनेशन के संबंध में अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की और लंपी रोग की रोकथाम के लिए विभाग द्वारा किए जा रहे उपायों पर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। पशुपालन मंत्री ने वेटनरी फार्मासिस्ट संघ से मुलाकात करते हुए उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने का भरोसा भी दिलाया है। आज हमारे विधानसभा कक्ष में
हमने 2-3 मीटिंगें करी हैं अपने एनिमल हस्बेंड्री विभाग के रिलेटेड। एक तो लंपी स्किन डिजीज़ जो उत्तराखंड में फैल रही है, ये हमारी चौथी समीक्षा बैठक थी, जिसमें कि क्या वैक्सीन की स्थिति है, कितनी वैक्सीन उत्तराखंड सरकार के पास आ गई हैं, कितनी हमने दी हैं और कितनी वैक्सीन लग चुकी है, उस पर चर्चा करी थी। लंपी स्किन डिजीज़ जो है वो उत्तराखंड में 2 जिलों में सबसे ज़्यादा प्रभावित है इस वक्त कर रही है, एक हरिद्वार और एक देहरादून। और लगातार हमारे जितने भी अधिकारीगण हैं वो उस डिजीज़ को कंट्रोल करने में लगे पड़े हैं। वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, लगभग 8.5 लाख डोज हमारे पास अवेलेबल है और हमने हर ज़िले में वो डोज देना शुरू कर दी है। देहरादून में जहां डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं तो वहीं बच्चों पर संक्रामक बीमारी HFMD ने हमला बोल दिया है। इस बीमारी में बच्चों को बुखार और शरीर दर्द के साथ हाथ, मुंह, पैर में दाने, छाले और फफोले पड़ रहे हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों में रोजाना इस तरीके के मरीज आ रहे हैं। इस बीमारी को हैंड फुट माउथ डिजीज नाम दिया गया है। दून मेडिकल कॉलेज के CMS डॉक्टर वाई रिजवी ने बताया है कि अगर किसी बच्चे को ये लक्षण आए तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और स्कूल या ट्यूशन आदि जगह ना भेजें ताकि दूसरे बच्चों में यह बीमारी ना फैले। इसके साथ ही इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तरल पदार्थ, फल का सेवन करने और बार बार हाथ धोएं और मास्क लगाकर रखने की सलाह दी है। हालांकि बड़े लोगों में इसके फैलने की संभावना बहुत कम रहती है, लेकिन ये बीमारी का संक्रमण एक बच्चे से 10 बच्चों तक फैल सकता है। एक नई डिजीज़ है, एक नई बीमारी आई। ये सारी डिजीज़ जो होती हैं ये वायरल डिजीज़ होती हैं, है ना, क्योंकि वायरसेस जो होते हैं म्यूटेट करते हैं और इसके बारे में अभी बहुत ज़्यादा डॉक्टरों में भी थोड़ी सी संशय है कि इसका उपचार कैसे हो, लेकिन जो बेसिक मैनेजमेंट होता है वो हमारे स्तर पे भी हो सकता है। इसके बारे में जितने भी प्रयास हैं वो अभी बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेजेस पे हैं। तो इस समय सिर्फ हमारा यही प्रयास होता है कि बच्चों को स्टेबलाइज करना और उनको बेसिक लाइफ सपोर्ट देना। इसके बारे में जैसे जैसे और जानकारी आएगी हम अपने डॉक्टर्स को जागरूक करते जाएंगे और जनता को भी जागरूक। रुड़की के मंगलौर क्षेत्र में कुछ दिन पहले एक लीची का बगीचा बिना अनुमति काटा जा रहा था, जिसकी सूचना फॉरेस्ट विभाग के वन दरोगा को मिली, जिसके बाद मौके पर जाकर उस बगीचे को तो कटने से रोक दिया, लेकिन जितने पेड़ उस बगीचे से काटे गए थे उन पेड़ों के आधार पर रुड़की रेंज में तैनात वन क्षेत्र अधिकारी विनय कुमार राठी और एक वन दरोगा अमित त्यागी पर पीड़ित किसान को डरा धमकाकर 3 लाख रुपए देने के आरोप लगे हैं। शिकायतकर्ता ने अपने आरोप को साबित करने के लिए CCTV फुटेज भी दिया है, जिसमें आरोपी रुपए से भरा बैग लेकर जाते हुए दिख रहे हैं। तो वहीं पूरे मामले में वन क्षेत्राधिकारी रुड़की और वहाँ के जो एक दरोगा हैं अमित त्यागी जी, उनके खिलाफ उन्होंने तहरीर दी है, जिसकी जांच जो है SDO रुड़की द्वारा की जाएगी और उसके उपरांत ही इस विषय में कुछ आगे जो है प्रगति जो हुई है उसके बारे में कहा जाएगा। देखिए, इसमें इन्होंने कुछ वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं जो अब जिसकी पुष्टि अभी नहीं की जा सकती है। वो जांच के उपरांत ही उसके बारे में कुछ कहा जाएगा कि वास्तव में क्या है। वन क्षेत्राधिकारी वन दरोगा उनका फ़ोन आया कि आपको वन क्षेत्राधिकारी रुड़की से मिलना है। कि ऑफिस में गया तो उन्होंने मुझे वहाँ एक तरह से बंधक बनाकर बयान लिखवाए कि किस किस तरह से मैंने पेड़ काटे। उन्होंने ज़बरदस्ती की ठेकेदार का नाम बताइए। मैं ये ठेकेदार कोई है ही नहीं, मैं तो खुद कटा रहा हूँ। उसके बाद में उन्होंने मुझे जेल भेजने का डर दिखाया। 3 लाख रुपए इकट्ठा करके वो मैंने दिया है, जो कि मेरे दुकान से लगभग 9 बजे के बाद में 12 तारीख को ही अमित त्यागी जी लेकर गए हैं। उसकी वीडियो मेरे पास उपलब्ध है, जो कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। मुझे पैसा नहीं चाहिए, जो पेनल्टी मेरे से गलती हुई है, जो पेनल्टी है वो मुझे बताइए, मैं भरूंगा। और अगर इसमें कोई कानूनी कार्रवाई है, मुझे जेल जाना है, तो मैं जेल भी जाने के लिए तैयार। स्मार्ट सिटी के कार्यों में लेट लतीफी और निम्न गुणवत्ता का कार्य होने पर सरकार ने एक और कड़ा फैसला लिया है। सरकार ने कार्यकारी संस्था ब्रिज एंड रूफ को हाई पावर कमेटी के निर्णय के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुमोदन पर हटाने का निर्णय लिया है। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आउटफॉल एंड इंटीग्रेटेड सीवरेज एंड ड्रेनेज योजना के कार्य के लिए नामित संस्था ब्रिज एंड रूफ के कार्य संतोषजनक नहीं पाए गए और इस संबंध में पूर्व में कई बार बैठक लेकर नामित संस्था को निर्देश भी दिए गए थे। सीवरेज और ड्रेनेज का कार्य के लिए अब पेयजल एवं सिंचाई विभाग को नामित किया गया है, जबकि स्मार्ट रोड परियोजना में PWD को कार्यदायी संस्था के लिए नामित किया है।
स्मार्ट सिटी को लेकर आप सब लोगों के द्वारा और आम जनता के द्वारा लगातार आ रहा है कि काम ठीक से नहीं हो रहा है। इसलिए वह कंपनी लंबे समय से काम कर रही थी, काफ़ी लंबे समय से। मेरे मुख्यमंत्री बनने से पहले से उस संस्था का चयन हुआ था, इसलिए हमने तय किया है कि अब जो काम पीडब्ल्यूडी करेगा, कुछ पीडब्ल्यूडी करेगा, कुछ जल निगम के लोग करेंगे और कुछ जो ड्रेनेज से संबंधित है वो सिंचाई विभाग के लोग काम करेंगे। जल्दी ही सबका उत्तरदायित्व। उधम सिंह नगर के रहने वाले इमरान और उसके परिजनों ने अगर ट्रैफिक नियमों का पालन किया होता तो आज इमरान और उसका 4 साल का भांजा जिंदा होता। इमरान अपनी बाइक पर बहन और 3 बच्चों को लेकर जा रहा था, तभी रुद्रपुर हाईवे पर बाइक एक कार से टकरा गई, जिसमें मामा भांजे की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 बच्चों सहित 3 लोग घायल हो गए। ये पूरी दुर्घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। देखिए, कल एक व्यक्ति जो है अपनी सिस्टर को उसके 3 बच्चों के साथ छोड़ने के लिए उसके घर जा रहा था। रात को करीब 8:30 बजे के लगभग कहीं बाजपुर की तिराई पर वो किसी वाहन से टकरा गया और जो उसमें मामा और भांजे की जो है उसमें डेथ हो गई। वो तिराहा है, वहाँ पर जो है मैंने इस संबंध में एनएच को भी बता दिया है कि उनमें वहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग, ट्रैफिक की लाइट और जो है एक चेतावनी बोर्ड ऐसे तिराहों पर हर जगह पर जो है लग जाएं, जिससे दुर्घटनाएं बच जाएंगी। मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि 2 पहिया वाहन में जो है 2 से अधिक सवारी को न ढोएं और न बैठें उसमें, जो खतरनाक हो सकता है। इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लग सकती है। और अब देखते हैं उत्तराखंड की खबरें फटाफट अंदाज में। चंपावत के लापता एसडीएम अनिल चन्याल का 44 घंटे बाद पता चल गया है। चन्याल ने चंपावत के डीएम से फोन पर बात की है। एसडीएम अनिल चन्याल ने जल्द लौट आने की बात कही है। हालांकि डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी से फोन पर हुई बात में एसडीएम सदर अनिल चन्याल ने अपनी लोकेशन का खुलासा नहीं किया है। आउटसोर्सिंग के जरिए चयनित युवा लैब टेक्नीशियन के पदों पर डिग्री धारकों को नियुक्ति दे जाने की मांग को लेकर सचिवालय कूच करने पहुंचे। साथ ही इन युवाओं ने मांग की है कि सेवा नियमावली को वर्षवार मेरिट के आधार पर बनाया जाए। अल्मोड़ा में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जिला अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें पर्यटन विभाग के लाभार्थियों ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में पर्यटन स्वरोजगार योजना का लाभ देने के लिए 19 नए होम स्टे और 5 वाहनों सहित 8 अन्य योजनाओं की स्वीकृति दी गई। काशीपुर में वन विभाग और खनन वाहन स्वामियों में चेकिंग के दौरान धक्का मुक्की देखने को मिली। प्राइवेट वाहन से बिना वर्दी यूनिफॉर्म के वन विभाग के कर्मचारी खनन की गाड़ियों को रोक रहे थे, जिसके बाद दोनों के बीच गहमागहमी का वीडियो वायरल हो रहा है। चंबा से ऋषिकेश जा रही एक स्कूटी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों के नाम विकास कोठारी और रमेश कोठारी है। रिश्ते में दोनों पिता पुत्र चंबा टेहरी गढ़वाल के निवासी थे। हरिद्वार में गोविंद नगर के 3 किशोरों की दर्दनाक मौत के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। स्पीकर ऋतु खंडूरी ने गोविंद नगर पहुंचकर गमगीन परिवारों से मुलाकात की और ढाढ़स बंधवाते हुए अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। विधानसभा अध्यक्ष ने शोकाकुल परिजनों को हरसंभव मदद का भरोसा दिया। पौड़ी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और विधानसभा भर्ती घोटाले के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने भर्ती घोटाले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की है। अल्मोड़ा जिले के दन्या में पिछले दिनों एक कपड़े की दुकान में आग लगने के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने दुकानदार से पूर्व में उसके साथ मारपीट की रंजिश का बदला लेने के लिए दुकान में आग लगाई। सितारगंज के केंद्रीय कारागार में उम्र कैद की सजा काट रहे केंद्रीय कैदी चंद्रमोहन की सोमवार देर रात मौत हो गई। कैदी चंद्रमोहन के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। डंपर की चपेट में आने से अल्मोड़ा में एक किशोर की दर्दनाक मौत हो गई। किशोर अपने पिता के साथ बाइक में स्कूल जा रहा था कि तभी पांडेखोला के पास तेज गति से आ रहे डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर से किशोर सड़क पर गिर गया और उसकी मौत हो गई। उधम सिंह नगर जिले के दिनेशपुर पुलिस ने अवैध कच्ची शराब बनाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। पुलिस ने छापेमारी करके 100 लीटर अवैध कच्ची शराब बनाने के उपकरण और 5000 लीटर लहन नष्ट किया। पुलिस की छापेमारी के दौरान अवैध शराब बनाने वाले फरार हो गए।